गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। वर्क एनर्जी पावर के हम फर्दर क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज का क्वेश्चन ये है, ए मास ऑफ 10 kg इज एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल, इट इज़ मूव टू ए पॉइंट बी। इफ़ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज़ हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आप को जो इसमें क्वेश्चन में पूछा कि एक 10 kg का मास है जो कि पॉइंट ए में पॉइंट ए पे रखा है टेबल पे, उसको मूव करना है पॉइंट बी तक, और उसमें जो फोर्स लग रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप उस पर क्या आपका एक्सप्लेनेशन आंसर है। तो पहली बात है कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वर्टिकल है। हम उसको और वर्टिकल से जो हॉरिजॉन्टल मूव है वो कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वर्टिकल और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी वो है आपका हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट नहीं होगी, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ये क्या आपका बना रहा है, एक तरह से 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। जहाँ पे आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वहाँ पे आपका जो वर्क डन होता है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसका सोल्यूशन है, नो वर्क इज़ डन since work done on the object by gravitational force depend upon change in the vertical height of the object. Vertical height of the object is not changing as the joining A and B is horizontal at the same height. Hence the work done is zero. Next, the potential energy of a freely falling object decrease progressively. Does this violates the law of conservation of energy? Why? इसमें आपका बोल रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो कि डिक्रीज हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो क्या ये वायलेट करता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और कर करता है तो क्यों? पहली बात, ये नहीं करता है क्योंकि इट डजेंट वायलेट the law of conservation of energy because the potential energy of a freely falling object decrease progressively since it keep changing into kinetic energy। आपको पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपका हाइट से जब नीचे आता है तो वो क्या हो कर रहा है, एक तरह से चेंज कर रहा है अपनी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में अपने आप को चेंज कर रहा है, जबकि जो कि ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है फ्रॉम हाइट से। तो यही आपका बता रहा है कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, potential energy of a freely falling object decrease progressively since it keep changing into kinetic energy of the freely falling object. Therefore, the total energy of the object remain conserved. इसमें क्या होता है, टोटल एनर्जी दोनों का कंजर्व रहता है एक तरह से। नेक्स्ट, what are the various energy transformation that occurs when you are riding a bicycle? अब आप जब बाइसाइकिल चलाते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके बारे में पूछ रहा है। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड टू हीट एनर्जी। पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जो केमिकल एनर्जी जो फूड से मिलती है उसको ट्रांसफ़र किससे में कर रहा है, हीट एनर्जी। फिर फर्दर हीट एनर्जी से किसको जा रही है, मस्कुलर एनर्जी में, और जो मस्कुलर एनर्जी से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है जो कि पैडलिंग के थ्रू बाइसाइकिल आपका मूव कर रहा है। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी of food to heat energy to our muscular energy to kinetic energy on pedaling the bicycle। नेक्स्ट देखते हैं, does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all you might and fail to move it? Where is the energy you spend going? अब आपका इसमें कह रहा है कि जो ट्रांसफ़र आप एनर्जी कर रहे हो प्लेस, एक ह्यूज आपका रॉक है, पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर है, इसको आप पुश कर रहे हो मगर वो मूव नहीं हो रहा, फेल्ड हो रहा है, इसमें फेल टू मूव इट। वेयर इज आपकी एनर्जी स्पेंड गोइंग, आपकी जो एनर्जी कहाँ स्पेंड हो रही है इसमें। व्हेन वी पुश द रॉक एंड फेल टू मूव इट, सम ऑफ सम ऑफ आवर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द रॉक in the form of potential energy,
and the rest of the energy is goes to environment through our muscles and the surface between the rock and out hand। अब इसमें आपको बता रहा है कि जो आपकी जो ज़्यादा एनर्जी है वो किस में अब्जॉर्ब हो रही है, रॉक में, और वो किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी में। और जो बाकी एनर्जी है वो आपकी इन्वायरमेंटल के थ्रू जा रही है। आवर एनर्जी इज गोज़ टू इन्वायरमेंटल थ्रू आवर मसल्स, जो हम अपने मसल्स लगा रहे हैं वो इन्वायरमेंटल में उसमें जा रही है क्योंकि वो ह्यूज रॉक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। अब आपको पता है जो हमारा 1 यूनिट है वो कितना होता है जूल में, अगर निकालेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 250 यूनिट्स 250 यूनिट्स कितनी होगी, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6, जो कि आता है 900 इंटू 10⁻6 जूल, या उसको हम कह सकते हैं 9 इंटू 10⁸ जूल्स। तो ये जो हमारी 250 यूनिट्स है वो किसके बराबर है, 9 इंटू 10⁸ जूल्स के। नेक्स्ट, an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down. अब आपको इसमें एक ऑब्जेक्ट दिया है जो कि 40 kg है और उसकी हाइट है 5 मीटर, जो कि ग्राउंड से अबव है। अब उसमें पहले आपको पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना है। फिर अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल करेगा नीचे की तरफ, तो कनेटिक एनर्जी उसमें वट फाइंड इट्स कनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स ए हाफ वे डाउन। जब वो आधे से नीचे जाएगा तो उसकी कनेटिक एनर्जी कितनी है। दो इसमें आपको क्वेश्चन पूछे हैं एक ही में। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है 40 kg, हाइट हमारा है 5 मीटर, और जो हमारी ग्रेविटी है, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब जो ग्रेविटी है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे वही कांस्टेंट है इसमें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलेगा, 40 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 5, जो कि हमारा कितना निकलता है 1960 जूल्स। अगर अब उसने पूछा है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ वे हाइट उसका कितना है, हाइट जो हमारा 5 मीटर था तो हाफ वे कितना हो गया 2.5 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, 40 इंटू 9.8 इंटू 2.5 विच इज़ इक्वल टू 980 जूल। अब पूछा है कनेटिक एनर्जी, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेट मीन्स इंक्रीज इन कनेटिक एनर्जी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 1960 माइनस 980 विच इज़ इक्वल टू 980 जूल्स। तो आपकी कनेटिक एनर्जी कितनी निकली 980 जूल्स। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।